नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाव यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई मुख्यमंत्री अपने देश की आधिकारिक विदेश नीति से हटकर चीन को खुली चुनौती दे कि हम चीन से नहीं तिब्बत से सीमा साझा करते हैं। अब आपको बता दूं, ये शब्द भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के हैं और ये बात चीन के लिए एक सीधी चेतावनी है। तो दोस्तों, क्या तिब्बत अब भारत की रणनीति का हिस्सा बन गया है? क्या चीन को भारत ने तिब्बत के मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया है? और दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक बयान नहीं है, भारत और चीन के रिश्तों के भविष्य का संकेत है। दोस्तों, पूरी जानकारी आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो के साथ में रेगुलर बने रहना। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, हम चीन के साथ नहीं तिब्बत के साथ में सीमा साझा करते हैं। और ध्यान देने वाली बात तो ये है, यह बयान ऐसे समय पर आया जब भारत चीन विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों, पेमा खांडू जी ने स्पष्ट कहा कि इतिहास और संस्कृति के लिहाज से अरुणाचल की सीमा तिब्बत से लगती है, न कि चीन से। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या ये एक ही इत्तेफाक है या भारत की रणनीति का इशारा? क्या अब भारत आधिकारिक रूप से तिब्बत को एक अलग पहचान दे देगा? और दोस्तों, ध्यान से सुनना, पेमा खांडू जी ने इसी इंटरव्यू में कहा कि दलाई लामा को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब ये केवल एक सम्मान की बात नहीं है, बल्कि चीन के चेहरे पर करारा तमाचा है, क्योंकि चीन लंबे समय से दलाई लामा को अलगाववादी नेता बताता आया है। लेकिन दोस्तों, भारत के एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा यह बयान देना चीन की नजरों में एक डिप्लोमेटिक विस्फोट जैसा है। इसलिए दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या भारत अब दलाई लामा को ग्लोबल लीडरशिप का चेहरा बनाना चाहता है? और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, चीन ने भी इस बात को लेकर अपनी भड़ास निकाली, क्योंकि भारत में स्थित चीनी दूतावास ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, क्योंकि उन्होंने भारतीय मीडिया, नेताओं और नागरिकों को चेतावनी दी कि आप ये जो तिब्बत और दलाई लामा को लेकर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहे हो, इसको बंद करो। चीन की प्रवक्ता ने कहा कि दलाई लामा की पुनर्जन्म प्रणाली को तय करने का अधिकार केवल चीन को है, न कि किसी ट्रस्ट को। अब दोस्तों, ये बात भारत और अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए भारत और अमेरिका इस कथन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, क्या चीन ये भूल गया कि वो भारत की धरती पर नहीं, बीजिंग की धरती पर बैठा है और भारत की धरती पर भारत का संविधान चलता है, न कि चीन का। दलाई लामा ने हाल ही में एक ट्रस्ट को जिम्मेदारी दी है कि अगला दलाई लामा कहाँ जन्म लेगा, ये वही तय करेगा। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस ट्रस्ट का नाम है गदेन फोड्रंग ट्रस्ट। तो सूत्रों के अनुसार अगला दलाई लामा तवांग अरुणाचल प्रदेश में जन्म ले सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, इस बात को लेकर चीन पूरी तरह बौखला चुका है। अब दोस्तों, अमेरिका और भारत दोनों इस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने तिब्बतियों के लिए फंडिंग भी बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका ने 6-7 मिलियन डॉलर से भी अधिक फंडिंग बढ़ा दी है। तो क्या तवांग से एक बौद्ध नेता जन्म लेगा जो पूरे चीन को हिला देगा? आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स करके जरूर बताना। और दोस्तों, तिब्बत के समर्थन में अब ताइवान भी खड़ा हो गया है। दलाई लामा के जन्मदिन पर केवल 3 देशों ने उन्हें आधिकारिक बधाई दी, भारत ने, अमेरिका ने और ताइवान ने। और दोस्तों, ताइवान ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के एक छात्र को स्कॉलरशिप दी, जो दर्शाता है कि ताइवान की नीति अब चीन से बिल्कुल अलग होती जा रही है। तो क्या तिब्बत, ताइवान और भारत मिलकर एक नई दूरी बना रहे हैं जो चीन की नींव को हिला सकती है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स करके जरूर बता देना। और दोस्तों, अब हम भारत की पुरानी भूलें और वर्तमान बदलाव को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आखिर भारत ने अतीत में क्या किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय जब चीन ने तिब्बत पर सैन्य कब्जा किया, तब भारत ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया था। और वही दूसरी ओर 1954 में भारत ने एक समझौते में तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार कर लिया। यह समझौता पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, भारत ने अतीत में तिब्बत की आजादी को चुपचाप त्याग दिया था। और वही दूसरी ओर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भारत ने औपचारिक रूप से कहा कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, और फिर इसके बदले में चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा माना। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है, आज भी चीन सिक्किम के पास घुसपैठ करता है। इन दोनों मौकों पर भारत ने तिब्बत पर अपना नैतिक और कूटनीतिक दावा छोड़ दिया। और फिर चीन ने क्या किया? चीन ने तिब्बत का नाम बदलकर शिजांग रख दिया। दोस्तों, यहाँ पर चीन का एक ही मकसद था कि दुनिया तिब्बत को तिब्बत के नाम से न पहचाने। और फिर चीन कहता है कि भारत ने तिब्बत पर हमें राजनीतिक कमिटमेंट दी है, अब भारत इस पर कुछ नहीं कह सकता। यानी दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है, चीन आज भी पुराने भारतीय नेताओं के समझौतों को दिखाकर भारत की आवाज को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, अभी के समय हालात बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी बोल रहे हैं कि हमारी सीमा चीन से नहीं तिब्बत से लगती है।
और फिर वो दलाई लामा को भारत रत्न दिलवाने की मांग करते हैं। भारत फिर से तिब्बत को एक स्वतंत्र पहचान देने की ओर बढ़ रहा है। अब दोस्तों इस बात को लेकर ये तो समझ में आ गया कि भारत अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। और सोचने वाली बात ये भी है, क्या अब भारत उस ऐतिहासिक चूक का बदला ले रहा है जब हमने तिब्बत को चीन के हवाले कर दिया था? और क्या ये भारत की नई विदेश नीति की शुरुआत है, जहां तिब्बत चीन के खिलाफ फिर से कूटनीतिक मोर्चा बन रहा है? और दोस्तों ध्यान देने वाली बात तो ये है, वही दूसरी ओर रूस ये चाहता है कि भारत और चीन के बीच में शांति बनी रहे। वो चाहता है कि RIC यानी रसिया, इंडिया और चाइना समूह फिर से मजबूत हो। लेकिन दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि रूस की बात का यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि तिब्बत का मुद्दा अब इतना ज्यादा संवेदनशील हो गया है कि रूस की मध्यस्थता शायद यहाँ पर काम नहीं आएगी। इसलिए सवाल ये उठता है, क्या भारत अपनी विदेश नीति में रूस से भी ज्यादा स्वतंत्र हो रहा है? अब दोस्तों चाहे कुछ भी हो, भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब की बार तिब्बत के नाम पर चीन को उसी भाषा में जवाब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अरुणाचल प्रदेश से उठी ये आवाज सिर्फ एक राज्य की आवाज नहीं है, बल्कि भारत के आत्मसम्मान की आवाज है। और अगर अगला दलाई लामा भारत में जन्म लेता है तो इससे धार्मिक जीत होगी, क्योंकि दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े और पूजनीय नेता हैं। अगर उनका पुनर्जन्म भारत में होता है तो इसका मतलब होगा कि तिब्बती बौद्ध धर्म का नया केंद्र भारत बन जाएगा, न कि चीन का तिब्बत क्षेत्र। इससे पूरी दुनिया को यह संदेश जाएगा कि बौद्ध परंपरा, शांति और धर्म निरपेक्षता का असली घर भारत है। और दोस्तों धार्मिक जीत के साथ साथ राजनीतिक जीत भी होगी, क्योंकि चीन का पिछले कई सालों से ये बोलना है, दलाई लामा का अगला अवतार चीन की अनुमति और नियंत्रण से ही तय होगा। लेकिन अगर अगला दलाई लामा भारत में पैदा होता है और भारत सरकार उन्हें मान्यता देती है तो यह सीधा चीन के नैरेटिव पर हमला होगा, और फिर यह दर्शाएगा कि दुनिया के एक हिस्से ने चीन के धार्मिक हस्तक्षेप को नकार दिया। इसलिए दोस्तों ये भारत के लिए एक राजनीतिक तौर पर एक साहसी कदम होगा, जो ये दिखाएगा कि भारत अब सिर्फ चुपचाप देखने वाला देश नहीं है, और इसके साथ ही कूटनीतिक जीत भी होगी। तो कुल मिलाकर इसका मतलब होगा कि भारत अब केवल एक धार्मिक शरणदाता नहीं रहेगा, बल्कि वो तिब्बत की आस्था, भविष्य और आजादी का रक्षक भी कहलाएगा। और दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है, ये चीन के लिए एक भू राजनीतिक झटका होगा, क्योंकि उसके नियंत्रण से तिब्बत का धार्मिक भविष्य निकल जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो, कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।